हर बॉडी के ऊपर निकलने वाले जो छोटे छोटे दाने होते हैं लोग उसको खसरा समझ रहे होते हैं। हर निकलने वाले दाने जो बॉडी के ऊपर होते हैं वो खसरा नहीं होता। अगर खसरा हो भी जाए, यानी मिजल्स खसरा आपकी बॉडी पे हो गया, दाने निकल आए, बुखार भी है, तो अब क्या करना है? एक तो ये है कि आपने सुबह शाम जो है वो शावर देना है। वो जिस एज का भी पेशेंट हो तो उसको आपने नहलाना है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। उसके मुंह की सफाई करनी, उसकी नोज़ की सफाई करनी, उसके कानों की, गले की और पूरी बॉडी की ओवरऑल ये आपने सफाई करनी। जब आप हाइजीनिकली उस बॉडी को साफ़ रखेंगे, उसको शावर देंगे, प्रॉपर तरीके पे नहलाएंगे, तो काफ़ी जो जर्म्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी हद तक उसकी बॉडी से दूर हो जाएंगे। अब अगर आपको चिकन पॉक्स या मिजल्स यानी खसरे की कोई अलामतें अगर लगती भी हैं और डॉक्टर ने डायग्नोज भी कर दिया कि ये है, तो आपने क्या करना होता है कि नंबर 1, अगर तो बुखार हो रहा है तो बुखार की दवाई लेनी है, एलर्जी है तो एलर्जी की दवाई लेनी है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई रैश बन रहा है तो रैश के साथ ट्रीट करवाना है, अगर आपके स्टोमक में कोई पेन है तो उसको ट्रीट करवाना है, नींद नहीं आ रही तो उसको ट्रीट करवाना है, मोशन है तो उसको रोकना है, वॉमिट है तो उसको रोकना है। तो खसरे के लिए खुसूसन कोई ख़ास दवाई नहीं होती कि जो सिर्फ यही देनी होती है। एक तो सफाई का ख्याल रखना है, पानी ज़्यादा पिलाना है, और जो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट हो वो आपने देना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन या 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें नॉर्मल यानी रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, रिकवरी की तरफ चली जाती हैं। अब हम बात करते हैं चिकन पॉक्स की। जब हम ये देखते हैं कि 1 साल की उम्र या 4 साल की उम्र में बच्चों को चूँकि वैक्सीनेशन तो लग चुकी होती है, समटाइम को 3, 4, 5% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्होंने कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती। जो हमारा EPI सिस्टम जो चल रहा होता है, जो पोलियो के आपको टीके वगैरह पिला रहे होते हैं या आपको टीके लग रहे होते हैं हिफाजती मराकज़ के अंदर से, वहाँ पे आपको ये सारी वैक्सीनेशन दी जा चुकी होती है। लेकिन 5% ये चांस होता है कि इस वैक्सीनेशन के देने के बावजूद भी आपके बच्चों में खसरा भी हो सकता है, चिकन पॉक्स भी हो सकते हैं, रैश भी हो सकते हैं। चूँकि ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है, जो आपकी इम्यूनिटी है, उसने कितना अच्छा रिस्पॉन्ड किया इस बीमारी के अगेंस्ट। तो जितनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितना आपका क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी होगी, जितना आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी, अच्छा रेजिस्ट करेगी, उतनी ही बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। तो अब जब हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स बेसिकली ये भी इस तरह का एक इन्फेक्शन होता है कि हाई ग्रेड फीवर इसमें भी हो सकता है। साथ में हमने ये देखना होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, यानी वायरल इन्फेक्शन जो है, इसकी वजह से जब भी किसी को वायरल इन्फेक्शन होगा, वो बैक्टीरियल हो, मीजल हो या किसी भी तरह का थ्रोट, आपकी नोज़ल या मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें ये चांसेस ज़रूर होते हैं कि आपको बुखार, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। तो चिकन पॉक्स को भी हम इसी तरह का ही देखते हैं कि बेसिकली वायरिसल वायरस जो है वो बेसिकली इसको हम ये कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इसमें भी हाई ग्रेड फीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें ये लोग ये सवाल करते हैं कि बुखार तेज़ क्यों होता है? वायरस जब खून में शामिल होकर फिर खून की गर्दिश को तेज़ कर देता है तो वहाँ पे फिर चांस ये बन जाता है कि अब इसके बुखार का जो है वो टेम्परेचर बॉडी का वो बढ़ सकता है। तो बुखार ज़्यादा होने की वजह भी यही होती है कि आपकी इम्यूनिटी की उस तरह की एक्टिवेशन नहीं होती, इम्यूनिटी जो है उसके अगेंस्ट वायरस के काम नहीं कर रही होती, और इस तरह जो है वो वायरल आपकी ब्लड के थ्रू जब आपकी बॉडी पे अटैक करता है और इम्यूनिटी उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं करती तो आपको तेज़ बुखार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, सोजिश बढ़ जाए, किसी बॉडी सेल के अंदर सोजिश बढ़ना शुरू हो जाए या बॉडी के किसी हिस्से में कोई स्वेलिंग आना शुरू हो जाए किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो भी ये चांस होता है कि बॉडी टेम्परेचर या हाई ग्रेड फीवर में जा सकती है। इसी तरह हम जब इसकी सिम्टम्स की बात करते हैं तो हाई ग्रेड फीवर में जब चिकन पॉक्स निकले हों आपकी बॉडी के ऊपर, समटाइम ये होता है कि पहले बुखार होता है, फिर जाके आपको कुछ दिनों के बाद पहले 1 दाना निकलता है, फिर 2 निकलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी जो है वो दानों से भर जाती है। अब इसके ऊपर भी जिस्म पर छोटे छोटे खारिश वाले छाले बनना शुरू हो जाते हैं, तो लोग उसी को देखते हुए ही वो ये समझते हैं कि ये रैश यानी कोई चिकन पॉक्स नुमा कोई चीज़ बन रही है। तो फिर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं जब पेशेंट इन कंप्लेन के साथ हमारे पास आते हैं। अब इसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं? एक तो हाई ग्रेड फीवर हो रहा होता है, एक जब वो दाने निकल आते हैं तो इचिंग और खारिश शुरू हो जाती है, दूसरा ये चिकन पॉक्स जब कन्फर्म हो जाता है तो पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती दबाव भी आ जाता है, उसकी फैमिली के ऊपर भी आ जाता है, जिसको निकले होते हैं उसके ऊपर भी आ जाता है। इसके ऊपर लोगों की काफ़ी मिथ्स हैं।
लोग ये कहते हैं कि चिकन पॉक्स अगर निकल आए तो इसके बाद यानी एक तो इनको हाथ नहीं लगाना, नहाना नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी इसके दौरान में। फिर लोगों का ये ख्याल होता है कि एक तो शावर नहीं लेना, दवाई कोई नहीं लेनी, इसको हाथ नहीं लगाना, और किसी को जो है ना वो अपने पास नहीं आने देना, खुराक में गर्म ठंडी चीज़ें नहीं खानी। ये ऐसी मिथ्स होती हैं जो पेशेंट को और ज़्यादा बीमार कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। नंबर एक, अगर तो आपको चिकन पॉक्स निकल आए तो उनका एक टाइम पीरियड है कि उन्होंने निकलना ही निकलना है, 5 से 7 दिन, 7 से 10, 10 से 14 दिन। इस दौरान में ये सारे निकल भी सकते हैं और बॉडी में वापस रिकवर भी हो सकते हैं, वापस रिवर्स भी हो सकते हैं। अब इस दौरान में आपने पानी का इस्तेमाल भी अच्छा खासा रखना होता है, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए, इनका इस्तेमाल भी रखना होता है। बॉडी को डिहाइड्रेट जो है ना वो नहीं होने देना, बॉडी की हाइड्रेशन को पूरा रखना है। और इसके साथ साथ आपने शावर लेना है, सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि अत्तहरु शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि हाइजीनिकली अगर आप अपनी स्किन को, बॉडी को, नोज़ को, थ्रोट को, कान को, नाक को सही तरीके पे अगर साफ़ नहीं रखते तो ये वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो है ये वहाँ पे और अच्छे अंदाज में ग्रो करती हैं और आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देती हैं। तो इसी तरह अगर आपको इन्फेक्शन इस तरह का हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, ये कहने पे कि भाई इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता, इसका इलाज डायरेक्टली तो कोई नहीं कोई होता, लेकिन कम से कम अगर आपको कोई इचिंग है तो इचिंग का ट्रीटमेंट करवाना है, बुखार है तो बुखार की दवाई लेनी है, वॉमिट है तो वॉमिट की दवाई लेनी है, बॉडी पेन है तो बॉडी पेन को रोकना है। इसी तरह अगर बॉडी के ऊपर रैश है, इचिंग है तो उसको रोकना है। सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट होगा, हर अलामत के हिसाब से उसका इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये क्या है कि सिर्फ कोई इलाज ना करवाना और बॉडी की इम्यूनिटी को मजीद कंप्रोमाइज़ कर देना, ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अब चिकन पॉक्स के साथ भी आपको वायरल नमूनिया भी हो सकता है और साथ साथ इसको जो है वो आपको आपके गले में, नाक में और इस तरह की इन्फेक्शन भी आ सकती है। और साथ में हम ये देखते हैं डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। जब हम इसको डायग्नोज करते हैं क्लिनिकली साइंस क्या होते हैं, जब हमें ज़रूरत ये पड़ती है तो हम ये देखते हैं कि हमें PCR करवाना पड़ सकता है। जब हम PCR करवाएंगे तो VZV DNA ये हम करवा लेते हैं। और इसके साथ ही हमने जब इलाज करना होता है तो फीवर मैनेजमेंट करते हैं, यानी बुखार को प्रॉपर तरीके पर ट्रीट करते हैं। और साथ साथ जो है वो हम इसकी देखते हैं कि अगर बुखार है तो बुखार की दवाई देंगे, अगर कोई लोशन बॉडी पे लगाना पड़ रहा है जिससे इचिंग को कम किया जा सकता है तो उसको भी हम करते हैं। इसी तरह सम टाइम हमें जो है वायरल इन्फेक्शन की एंटीवायरल मेडिसिन भी देनी पड़ जाती हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एक फ्लूइड अगर शॉर्ट हो रहा है बॉडी में तो IV लाइन भी देनी पड़ सकती हैं। IV लाइन के थ्रू भी हमें आपकी बॉडी को कवर करना होता है। और इसके साथ साथ जब हमने इसके बचाव की तरफ बढ़ना होता है तो जैसे मैंने आपको बताया, नहलाना है, बॉडी की सफाई रखनी है, वॉमिट को रोकना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, पानी की कमी नहीं होने देनी, और इस तरह जो है वो अपने हाई ग्रेड फीवर को भी कवर करना होता है। तो तब जाके आपका जो चिकन पॉक्स वाला मसला है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है।